जिक्र है। मुलायम सिंह यादव ने एनडी तिवारी की तारीफ करते हुए कहा कि सभी लोगों को तिवारी जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। साथ ही मुलायम सिंह यादव ने ये भी कहा कि तिवारी जी के साथ उन्होंने कई यादगार लम्हे बिताए हैं। मुलायम सिंह यादव ने ये भी कहा कि तिवारी पर जो भी आरोप लगे हैं वो सब एक षड्यंत्र के तहत ही लगाए गए हैं। आदरणीय नारायण तिवारी का आज जन्मदिवस है, उन्हें हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि वो इसी तरह से स्वस्थ बने रहें। मेरी इच्छा थी कि तिवारी उत्तर प्रदेश में ही रहें, लखनऊ में ही रहें तो अच्छा रहता। अब वो मैंने सलाह भी दी है, जब मैं मिला हूं तो मैंने सलाह दी कि आपका बेहतर लखनऊ था। मैं तो अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि तिवारी जी आए और लखनऊ में ही रहें, आके उनसे बहुत सीखने का मौका उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव ने नारायण दत्त तिवारी को लखनऊ आने का न्योता भी दिया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि अगर नारायण दत्त तिवारी चाहें तो वो लखनऊ में आकर रह सकते हैं। पंडित नारायण दत्त तिवारी के जन्म दिवस पर नैनीताल में कांग्रेस और अन्य संगठनों ने रक्तदान का आयोजन किया। जिला चिकित्सालय में आयोजित रक्तदान शिविर में विधायक सरिता आर्या समेत अन्य संगठनों के लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में युवाओं की संख्या अधिक देखी गई और इसके साथ ही नैनीताल की विधायक सरिता आर्या ने एनडी तिवारी के नैनीताल संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जाहिर की है। सरिता आर्या ने पंडित नारायण दत्त तिवारी के जन्मदिन के मौके पर कहा कि नारायण दत्त तिवारी बेहद अनुभवी नेता हैं और वह चाहती हैं कि तिवारी राजनीति में पुनः उतरें और उन्हें आशीर्वाद दें। ये है, देखिए इतने हमसे इतने सीनियर हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं, सेंटर में मंत्री जी रहे हैं, तो मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि वो आए राजनीति में और हमें आशीर्वाद दें। आगे देखिए 2014 में अगर वो लड़ते हैं तो हमसे लोग सब स्वागत करेंगे। अगर हार के बाद जीत का रास्ता तलाशना हो तो विकास का मार्ग चुनना पड़ता है। सियासत का ये समीकरण विजय बहुगुणा भी अच्छी तरह जानते हैं। शायद तभी वो दिल्ली दरबार में पहुंच के 2 केंद्रीय मंत्रियों के हाथों से ले आए हैं देवभूमि के लिए विकास की सौगात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा दिल्ली में मौजूद है और यहाँ पर उन्होंने उद्योग मंत्री आनंद शर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात में जयपुर और काशीपुर में टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी ली गई ताकि क्षेत्र के विकास में बल दिया जा सके। साथ ही विजय बहुगुणा ने वेला रवि से भी मुलाकात की। इस मुलाकात का मुद्दा रहा कि सितारगंज में जर्मन टोल रूम की स्थापना की जाए और मुख्यमंत्री के कहने पर 25 अक्टूबर को खुद केंद्रीय मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। सितारगंज की जीत की लहर भले ही टिहरी आते आते मंद पड़ गई हो, लेकिन विकास का जो रास्ता विजय बहुगुणा ने लिया है, उनकी कोशिश है कि 2014 तक वो बदस्तूर जारी रहे ताकि उनके दल को आम चुनाव में आम आदमी का साथ मिल सके। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने बिहार के नेताओं से बदला चुका लिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बिहार के बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर मोदी ने अपना फैसला सुना दिया है। बिहार में बीजेपी के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी को न बुलाए जाने के ऐलान के बाद अब नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के चुनाव प्रचार से बिहार बीजेपी के नेताओं को आउट कर दिया है। गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में बिहार के किसी भी नेता को जगह नहीं दी गई है। यहां तक कि बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद, शहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची से काट दिया गया है। उधर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी ठाकुर ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। करते रहते हैं पूरा बिहार, पार्टी तो पूरे बिहार की पार्टी ना, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, तो इसलिए तैयारी चलती रहती है, सारी सीटों पर तैयारी चलती है। लड़ना होगा वो तो तय होता है कि इतना सीट पर हम लड़ेंगे, उतना सीट पर वो लड़ेंगे, जिसमें वो लड़ेंगे उसमें भी हमारे जो कार्यकर्ता लोग रहेंगे उनको मदद करें, हम लड़ेंगे उनके कार्यकर्ता लोग मदद करेंगे, इस तरह की चलती।
गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आने वाले इस स्टार प्रचारकों की सूची में बीजेपी के कुल 29 नेताओं के नाम हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसमें बिहार से आने वाले बीजेपी के किसी भी नेता के नाम को शामिल नहीं किया गया है। इसको लेकर नरेंद्र मोदी के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मोदी हैं कि मानने को तैयार नहीं, अड़े हुए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने खुलासा किया है कि गुड़गांव में रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के नाम पर भी जमीनें खरीदी गयी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी ने गुड़गांव में जमीनें खरीदी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने रजिस्ट्री करवाते समय स्टाम्प ड्यूटी की भी चोरी की है। चौटाला ने बताया कि गुड़गांव में रॉबर्ट वाड्रा ने 72 कनाल जमीन खरीदी थी और जमीन की रजिस्ट्री करवाते समय 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया था, जबकि उस वक्त कलेक्ट्रेट रेट 8 लाख रुपए प्रति एकड़ रेट चल रहा था। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि राहुल गांधी ने भी 51 कनाल जमीन खरीदी थी, जिसका भुगतान 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी का किया गया था। केवल सोनिया के दामाद को ही नहीं, सोनिया गांधी के बेटे को भी राजी रखने के लिए राहुल गांधी को 51 कनाल 13 मरला जमीन दी गई है। ये राहुल गांधी के नाम पर रजिस्ट्रेशन है। ये है पलवल डिस्ट्रिक्ट का हसनपुर गांव। उस वक्त मार्केट रेट था 30-35 लाख रुपया प्रति एकड़, कलेक्टर रेट था 8 लाख रुपया प्रति एकड़ और कलेक्टर रेट दिखाया गया है 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़। यानी कलेक्टर रेट दिखाने में भी बेईमानी की गई है, मार्केट रेट से कम कीमत पे दी गई है और ब्लैक मनी में दी गई है। पैसा कहीं उन्होंने दिखाया नहीं कि पैसा कहाँ से आया है। यूपी के 10 जिला अधिकारियों ने खुर्शीद की ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। सभी जिला अधिकारियों ने खुर्शीद की ट्रस्ट में अहम रिपोर्ट पेश की है। विकलांग कल्याण विभाग को भेजी गई रिपोर्ट में जिलाधिकारियों ने कहा है कि ट्रस्ट की सरकार को भेजी गई रिपोर्टों पर अफसरों की जाली दस्तखत हैं। जांच में पाया गया है कि कागजों पर जाली मोहर भी लगाए गए हैं। दरअसल ट्रस्ट ने दावा किया है कि 17 जिलों में विकलांगों के लिए कार्य कराए गए हैं, लेकिन 13 जिलों के अफसरों ने साफ तौर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 2009-10 में करीब ट्रस्ट में 71 लाख रुपए खर्च किए गए थे, मगर जांच रिपोर्ट के बाद हकीकत कुछ और सामने आई है। ट्रेन में महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश के आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी शशि भूषण लाल को आज कोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 3 अक्टूबर को अंतरिम जमानत दी थी। शशि भूषण पर एक महिला ने रेप के प्रयास का आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि दिल्ली से लखनऊ आते वक्त शशि भूषण ने महिला के साथ रेप का प्रयास किया था। इस पर लखनऊ पहुंचने के बाद महिला ने मामला दर्ज कराया था। शिकायत दर्ज होने के बाद शशि भूषण को गिरफ्तारी हुई थी। तब से वो अपने पद से निलंबित चल रहे हैं। सबसे पहले आज समाचार प्लस से बातचीत में आईएएस अधिकारी शशि भूषण लाल के परिजनों ने जल्द ही बड़े खुलासे के संकेत भी दिए हैं। जब शशि भूषण पर आरोप लगा तो प्रदेश के आला अधिकारियों ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की। अब उनके पिता और पत्नी ने इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े खुलासे के संकेत दे दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि कचहरी ब्लास्ट मामले में मुकदमा वापस लेने से पुलिस और एटीएस का मनोबल गिरेगा। ये बात देवरिया में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। आपको बता दें कि हाल ही में सपा सरकार ने कचहरी सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों से मुकदमा वापस लेने की बात कही थी। सरकार के इस कदम से पुलिस का मनोबल गिरेगा, एटीएस जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज की जांच के लिए है उसका मनोबल गिरेगा और इस सरकार के द्वारा जो एक आदेश जारी करके जिलाधिकारियों को भेजा गया, मैंने उस पर बाकायदा उसकी भाषा पर आपत्ति की है।
कौशाम्बी में कलयुगी पति ने अपनी पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। वहीं वारदात के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। बताया जा रहा है कि मुन्ना लाल अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर जमकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद मुन्ना लाल ने अपनी पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद लोगों ने हत्या की खबर पुलिस को दी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। लगभग 45 वर्ष है। शराब पीने का आदी था। आज ये सुबह पत्नी के साथ खेत में काम करने गया था। वहीं आपस में पति पत्नी विवाद हुआ। आवेश में आके इसने फावड़े से सर पे प्रहार कर दिया और मौके पे ही इसकी पत्नी रामली देवी की मृत्यु हुई। वहीं गांव वालों का आरोप है कि मुन्ना शराब का आदी था, जिसको लेकर उसकी और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। चंपावत जिले में आशा बहुओं को स्वजल पेयजल परियोजना के तहत साफ पानी रखे जाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विशेषज्ञों की ओर से आशा बहुओं को बीमारियों से कैसे निजात मिलने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता देते कि पहाड़ों में साफ पानी का अभाव है, जिसके चलते आशा बहुओं को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके बाद ये आशा बहुएं गांव-गांव जाकर लोगों को जानकारी देंगी। प्रोग्राम रखा है अपने सभी गांव को स्वच्छ रखने के लिए और बीमारियों को बीमारी से बहुत दूर रखने के लिए ये कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा हुआ है। इसका उद्देश्य ये है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी हमारे जल स्रोत हैं, जल उपलब्ध हो रहा है, उनकी जांच गांव स्तर पर के लोग ही कर सकें। उत्तराखंड राज्य को बने 12 साल हो गए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की हालत बद से बदतर है। आलम यह है कि सूबे के कई स्कूलों में ना तो शौचालय है और ना पानी, जिससे छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आरटीआई से पता चला है कि नैनीताल में कुल 1367 प्राइमरी विद्यालय हैं, जिसमें करीब 104 स्कूलों में शौचालय ही नहीं है, जबकि 140 स्कूलों के छात्रों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। 18 अक्टूबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी स्कूलों में शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन नैनीताल में 244 स्कूलों में इन सुविधाओं का अभाव है। नैनीताल जिले से 4 कैबिनेट मंत्री राज्य सरकार में हैं, बावजूद इसके इन स्कूलों की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के विवादास्पद बयान के बाद देश भर में उनकी आलोचना शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में मुरादाबाद के एसीजेएम कोर्ट परिसर में उनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका मोहम्मद असलम पाशा की ओर से किया गया। असलम ने कहा कि मंत्री जी ने जो धार्मिक स्थलों के बारे में बेहुदा बयान दिया है, हम उसकी निंदा करते हैं। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने बयान दिया था कि भारत में मंदिर से ज्यादा टॉयलेट अहम है। जयराम रमेश की इस बयान के बाद पूरे देश भर में उनकी आलोचना शुरू हो गई है। जयराम रमेश केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की सरजमी को मंदिर से ज्यादा शौचालय की जरूरत है। इस माननीय मंत्री जी के स्टेटमेंट से यहाँ पर कोई भी फिजा शहर मुरादाबाद की खराब हो सकती है। यहाँ सीजीएम 2 में परिवार दर्ज करा दिया। खटीमा में यात्रियों से भरी एक बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को खटीमा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बस देहरादून से टनकपुर जा रही थी, लेकिन नानक सागर डैम के पास बस खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस हादसा स्टीयरिंग लॉक हो जाने के कारण हुआ। बस में कुल 51 यात्री सवार थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही असली वजह का पता चल सकेगा। पीलीभीत के पिपरिया मंडल में मासूमों की मौत के बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
पीलीभीत के बरखेड़ा गांव में पिपरिया मंडल में पिछले 6 दिन में 6 बच्चे काल के गाल में समा गए। इन बच्चों को पिछले 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक तेज बुखार हुआ और फिर बुखार की वजह से 10 घंटों के अंदर ही इन बच्चों ने दम तोड़ दिया। लगातार बच्चों की हो रही मौत के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसके बाद डीएम अमित गुप्ता ने पिपरिया मंडल गाँव का दौरा और निरीक्षण किया।